बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा एक ऐसा हमला हुआ है यमन के हूसियों की जानिब से जिसने अमेरिका की चीखें निकाल दी हैं और आज के बाद अमेरिका, इजराइल इन सब के लिए वो खतरे की घंटी बजी है जो हमने आज से पहले कभी ना देखी ना सुनी होगी। असल में हुआ ये है कि पहली दफ़ा यमन के हूसियों ने ड्रोन बोट, यानी आप इसको कह लें सी ड्रोन कह लें, कुछ भी आप कह लें, कश्तियों के ऊपर बारूदी मवाद और डिवाइसेस लगाई और इन्होंने अमेरिका और बरतानिया के जो शिप्स थे उनकी तरफ रवाना कर दी। हुआ ये कि माजी के अंदर जितने भी इस तरह के हमले हुए वो अमेरिका ने उनको डिटेक्ट किया और तबाह कर दिया। पहली दफा अब ऐसा हमला हुआ है कि उन्होंने सीधा जाकर शिप को हिट कर दिया है, यानी अमेरिका और बरतानिया दोनों के जो शिप्स हैं उनको वेसल्स को हिट कर दिया है और दोनों ही डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब ये इतना बड़ा मार्का है, इतना बड़ा मार्का है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज के बाद ना अमेरिका महफूज है, ना बरतानिया, और इजराइल तो बिल्कुल ही महफूज नहीं। हुआ ये है कि जो इन्होंने कमर्शियल वेसल थी उसको ड्रोन, यानी कश्तियां जो उनके पास होती हैं, जो उनके मछेरों के पास भी होती हैं, उन कश्तियों के ऊपर ड्रोन लगाया और ड्रोन लगाकर उन्होंने रवाना कर दिया। अब उन्होंने जाकर सक्सेसफुली हिट कर दिया। अब पहले वो करते थे तबाह हो जाते थे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उसके बाद इतना ज्यादा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि सबसे पहले तो जो यानी तबाही के बाद वो जो शिप था वो इतना तबाह हुआ कि पूरी तरह पानी में वो डूबना शुरू हो गया, यानी फ्लड आना शुरू हो गया और जो पानी था वो इंजन रूम तक चला गया। इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि उनको उनका जो कमांड एंड कंट्रोल है यानी वो पूरा काम करना छोड़ गया। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि ये ऐसा हमला हुआ है कि जिसमें ना वो रेडार पर डिटेक्ट हुए हैं, ना उनको पता चला, बिल्कुल ऐसा लगता था भूत आए हैं, ना नजर आ रहा ना कुछ, इनविजिबल। अब सवाल अमेरिकियों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक ये पैदा हो गया है कि इजराइल के लिए तो तबाही का सामान तैयार है, क्योंकि ये जो हमला हुआ है इसमें अमेरिका को, बरतानिया को पता ही नहीं चल सका। फिर कैसे? देखिए, हौसियों ने काफी सालों से ये इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब आकर उन्होंने इस्तेमाल किया। पहले तो ये फेल हो गए थे, अब उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा एडवांस कर लिया है कि इसके साथ गालिबन कोई ऐसी चीज अटैच है जिससे ये रडार पर डिटेक्ट नहीं होती। यानी आप ये समझ लें कि जो अमेरिका ने वहां पर एडवांस सिस्टम रखे हुए हैं, यानी जो किसी भी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या जो उनके डिटेक्ट करने वाले डिवाइसेस हैं, उनको या तो ये जैम कर देती हैं या उनके साथ कोई ऐसा सिस्टम इन्होंने लगा दिया है जो साइबर हमले के जुमरे में आता है। यानी वो पूरी तरह ये बताते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है। आपने गौर किया था कि एग्जैक्टली इजराइल के साथ भी ये हो रहा था, अब यहाँ पर भी यही हो रहा है। सो अब इस सारी सूरत हाल में हुआ ये कि वो डिटेक्ट नहीं हो, और डिटेक्ट होने के बाद सीधी तरह उन्होंने जाकर इसको तबाह कर दिया। और ये पहला बड़ा हमला है, ये इतनी बड़ी उन्होंने इसको कामयाबी तस्वुर किया है कि आप ये सोचो, वो कह रहे हैं कि हमने ड्रोन जो गिराए हैं उससे ज्यादा खतरनाक है। अब जब ये डिटेक्ट नहीं हुए तो इनके लिए खतरा क्यों पैदा? देखिए, सबसे पहले समझ लें, ईरान के पास कम अज कम 35,000 के करीब ड्रोन बोट्स हैं। अब ये वन वे मिशन होता है, इसमें कोई बंदा सवार नहीं होता। आप दूर से गए हैं, आपने जाकर शिप को हिट किया, खेल खत्म। पीछे से रिमोट कंट्रोल के जरिए इसको मैनेज कर रहे होते हैं। यानी ये वन वे मिशन होता है कि आपने जाना है और आपने मरना है और दूसरों को मारना है। इसमें ना कोई बंदा सवार है ना कुछ। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि जब आप इतने लेवल पर ले गए हैं तो फिर अब होगा क्या? अब जो इंटरनेशनल सतह पर जहां जहां पर, यानी मिसाल के तौर पर अब इंडियन ओशन है, वहां से कोई इजराइल के लिए शिप निकला है, अब वो हथियारों वाला है या कुछ भी है, तो ये वहां पर नहीं जा सकते, किसी जगह नहीं जा सकते, तो ये वहां पर अपनी ड्रोन बोट भेज देते हैं, क्योंकि वन वे मिशन होता है, उसने तबाह होना है। या तो वो डिटेक्ट होकर तबाह हो जाएगा या मार देगा। अब पहले तो वो डिटेक्ट हो जाता था, उसको ये पकड़ लेते थे और मुखालिफ से उसको मिसाइल लगता हो तबाह करते थे। अब दूसरा इन्होंने क्या काम किया है कि अमेरिका के, मिसाल के तौर पर ये जो बॉट है, अब इस पर सारा अगर खर्चा आप लगा ले तो 2.5-3 लाख रुपए का इसका खर्चा होगा पाकिस्तानी। लेकिन मसला ये है कि उसको तबाह करने के लिए जो मिसाइल है, ये जो चीजें हैं, वो 70 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, यानी इतना है, और उनकी तादाद भी कम है। अब 34,000 तो सिर्फ ईरान के पास है। यमन के हौसियों के पास कितने हजार है ये नहीं पता। असल बात ये नहीं है कि हजार कितने या कितने नहीं, असल ये बात है कि अब वो इसको इसराइल के हाइफा पोर्ट तक ले जा सकते हैं, और हाइफा पोर्ट पर ले जाकर आप जब वहां पर शिप हिट करना शुरू कर देंगे
तो फिर तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि आपके पास ना तो, यानी आप ये समझ रहे, किसी तरह का कोई मसला है, ना आपके पास कोई बंदे ने वहां पर जाना है, आपने रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको मैनेज कर रहा है, उसने जाकर हिट कर रहा है। अब जो बरतानिया हो, अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, जब ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपके शिप भी तबाह होंगे, आपकी तमाम चीजें भी तबाह होंगी, यानी वो जो मामला आज तक कभी हो नहीं पाया वो हो गया। इसका मतलब है कि अब इंडियन समुद्रों में भी खैर नहीं है, इसका मतलब है कि इजराइल की भी खैर नहीं है। अब सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव की और इसको सक्सेसफुल बनाया, यानी अब ये हौसियों ने खुद काम किया है, चाइना ने उनको टेक्नोलॉजी दी है जो रूस को दी है। रूस ने, आपको पता है कि पहले ये बनाए थे, उसके बाद क्या उन्होंने आगे दिया है, क्या किया है ये किसी को नहीं पता, लेकिन बहरहाल आज की डेट में ये बात देखी जा रही है कि इन्होंने हमला कामयाब बनाया। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि जो अमेरिका या बरतानिया या इनके जो जहाज हैं जो लंबे रूट से निकल जाते थे, अब उनकी भी खैर नहीं है और अब वो मामला शुरू होने वाला है जो आज से पहले नहीं हुआ। देखिए अब होगा क्या कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं ये अपना माल भेजती हैं, अब वो कहेंगी कि इनके पास तो देखिए माल आता है बेसिकली चाइना से, चाइना से माल होता वो आगे जाता, स्टेट ऑफ मलाक्का से जाता, फिर वो आगे जाता है। अब वो वहां तक अगर घुस जाते हैं और माल, क्योंकि चाइना हो या कोई, उन्होंने कहा जी हमने एक तो अमेरिका के शिप नहीं जाने देने, अमेरिका का सामान हो, बरतानिया का हो या इजराइल को, ये नहीं हमने जाने देना। तो इस सारे मामले पर सिनेरियो देखें आप कितना ज्यादा खतरनाक इजराइल के लिए हो गया है कि आप सोचें कि बड़े बड़े लोग अब ये कहेंगे भाई हम अपना माल ना तो अमेरिका के शिप में भेजना है, ना हमने इजराइल के शिप में भेजना है और ना बरतानिया के, इनके अलावा सिंगापुर, इंडोनेशिया, नॉर्वे या कोई मुल्क। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनको वार्निंग ये मिल गई है कि अगर अमेरिका और बरतानिया इन बॉट्स को नहीं डिटेक्ट कर पाया तो फिर बाकी क्या। देखिए अभी तक अमेरिका कहां पर फेल हो रहा है, अमेरिका ड्रोन मारता है वो ड्रोन गिरा देते हैं, अमेरिका उसके बाद कोई स्ट्राइक करता है वो कामयाब नहीं हो पाता, और हौसियों ने तो बहुत बड़ा नेटवर्क भी पकड़ लिया है, अपने मुल्क से बड़े लोगों को पकड़ लिया है। तो करते करते जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है वो असल में इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त रीजन में क्या चल रहा है। अब इजराइल के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा हुआ है कि उसको अब समंदरों में घुसकर, देखिए हालिया हाइफा पोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया था, अब ये घुसकर समंदरों में मारेंगे, बॉट्स के जरिए मारेंगे, उसको वहां पर पहुंचाना इनके लिए मसला नहीं है क्योंकि इनको पता चल गया है कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या सूरत हाल होनी है। तो करते करते अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा पेंडोरा बॉक्स ये खुला हुआ है कि अब वो इसका मुकाबला कैसे करें। इसराइल के पास है टाइम कम, टाइम इतना ज्यादा कम है उनके पास कि इस वक्त कोई हमला उन पर हो रहा है और उसका सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि उन हमलों के बाद इजराइल के लिए इतना हैरान कुन सिलसिला ही शुरू हुआ है कि अब वो ना तो अपने इन्वेस्टर को रोक पा रहे हैं, ना वो अपने लोगों को रोक पा रहे हैं, ना वो बिजनेस कम्युनिटी को रोक पा रहे हैं, वो किसी को भी रोक नहीं पा रहे। तो करते करते आप अंदाजा लगा लें कि हालात कहां पर चले गए हैं कि इसराइल का वजूद बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो गया। इन्होंने अब अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका ने असल में पीछे पैगाम दिया है कि एक तो ये डिटेक्ट नहीं हो रहे, लेट से ये डिटेक्ट भी होते हैं तो हम इन पर मिसाइल मारते हैं तो हमारे तो सारे मिसाइल खत्म हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हमने इतनी बड़ी जंग छेड़ ली तो हम यूक्रेन में मुकाबला कैसे करेंगे। जैसे अब आप देख लें ना, बाइडन ने एक 10 साल एग्रीमेंट कर लिया है और कहा है कि हम यूक्रेन को असला, पैसा, तमाम चीजें देंगे। तो असल में अब लग ये रहा है, अमेरिका को ये लग रहा है कि ये असल में सी ड्रोन या जो तमाम चीजें हैं समंदरों में, जैसे चाइना ने भी बना लिया, उन्होंने तो मछलियां भी बना ली है, अब गालिबन क्या डिटेक्ट नहीं हो पाया। इनका ख्याल है कि इन्होंने ड्रोन बोट से हमला किया है क्योंकि इनके जो शिप्स होते हैं, इनकी जो तमाम चीजें होती हैं उसके ऊपर लगे होते हैं कैमरे, वो फुटेजेस रिकॉर्ड करते हैं। अब मसला ये नहीं है कि उन्होंने जो बॉट्स हैं वो यानी समुद्री पानी की तरह की बनाई होती हैं, मसला ये है कि आप जिस तरह का मर्जी कलर ले ले, आपके रेडार सिस्टम पर आ क्यों नहीं रहा। अगर अमेरिका के रेडार सिस्टम की हालत ये हो चुकी है कि कोई हमला बाहर से होता है या बरतानिया पर होता है और अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, आप जंग हार गए हैं। अब फिर आपको अंदाजा नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि जब आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, आप पर हमला होता है और आपको तबाह कर देता है, तो बाकी पीछे रह क्या जाता है। सो अब इस वक्त की जो सूरत हाल बाकी है वो इंडिकेट कर रही है कि इसराइल की जो पोजीशन है वो हो गई है बड़ी खतरनाक। और आज जब शिपिंग कंपनीज ने देखा है तो उन्होंने तो हिसाब बता दिया है कि भाई हमने माल नहीं भिजवाना। आपने एक चीज गौर नहीं की
कि दो चीजें ऐसी हुई हैं जिनका इंटरनेशनल मीडिया पर जिक्र ही नहीं हो रहा, और बड़े पैमाने पर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर ये हालत हो गई है कि कोई भी उसको डिस्कस करने को तैयार नहीं। एक जो 50 साल मुआहदा खत्म हो गया है, जो डॉलर्स में अब यानी नहीं बिकेगा, अमेरिकी डॉलर में तेल नहीं बिकेगा, ये जो सऊदी अरब ने अभी तक रिन्यू नहीं किया, ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और आप ये देखिए कि ये बोट का जहां तक मामला है, क्या वो ड्रोन बोट आ रहे हैं। अब ड्रोन बोट ने आकर इनको जो तबाह करना है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सूरत हाल कितनी नाजुक है और कितनी खराब इन पर हो चुकी है। अब इसमें एक और भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जो देखिए ये क्या करती है कि जब बॉट नीचे से हिट करती है तो वो वहां पर पानी में डूबने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर वहां पर वो तबाही हो जाती है। पहले तो होता ये था कि मिसाइल मारना या आपने ड्रोन्स मार देने तो वो जाकर जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसको लगता है, लेकिन शिप या जहाज चलता रहता है। ये बॉट आकर जो जमीन यानी पानी के ऊपर जो सरफेस होता है उसको जाकर हिट करते हैं, तो पानी और वो तमाम चीजें, यानी आप सोचे इंजन रूम तक सारी सूरत हाल चली जाती है। जो यहाँ पर यानी जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो यहाँ पर चलाने वाले कैप्टन होते हैं, तमाम लोग, वो तो जाहिर सी बात अब कहेंगे कि हमारी तो जान को खतरा है, ये तो बचा नहीं सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल होगी कि कई ममालिक ने हूथियों के साथ रब्ता किया हुआ है और उन्होंने इनके साथ कम्युनिकेट करे, बाकायदा उनको ईमेल्स करते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए हमारे शिप्स आ रहे हैं, ना इसमें इसराइल के लिए कोई सामान है, ना हम अमेरिका का कुछ लेकर जा रहे हैं, ना कुछ, तो आपने हमें रोकना नहीं। वो रेड सी से जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि जो इसराइल के लिए काम करेगा वो इसराइल उसको नहीं छोड़ेगा, और उसके बाद फिर उसके साथ क्या हाल होगी कि हौसी भी फिर उसको नहीं छोड़ेंगे। यानी आप एक दफा इसराइल के साथ काम करते हैं, इसराइल फिर आपको अपने साथ अटैच कर लेता है, फिर जब आप इसराइल से अलग करते हैं तो आपको नहीं छोड़ता, और अगर आप इसराइल के साथ काम करते रहते हैं तो उसी ने आपको छोड़ेंगे। तो फिर बताएं कि बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। सो एक तरफ तो मामला यहां तक आ चुका है। जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी इस वक्त इसराइल के लिए बनी हुई है, जो चैलेंज बहुत ज्यादा उनके लिए बना हुआ है कि वो अब लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपने माल हमारे यहाँ तक भेजना है। अगर ये बॉट सारी इन्होंने हाइफा पोर्ट पहुंचा दी या इसराइल के समुद्रों में पहुंचा दी तो फिर क्या होगा? वहां पर कोई जाएगा? वो कहेंगे नहीं, हमने नहीं माल लेकर जाना। और यूं इसराइल में खाने पीने की खुराक की भी किल्लत पैदा होने वाली है, क्योंकि माल आप लेकर नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें। और फिर आप किसी भी समुद्रों में देखिए, जो इंटरनेशनल वाटर्स होता है वहां पर आप जाकर कोई हमला करते हैं तो किसी का बाप भी आपको कुछ नहीं कह सकता अंटिल कि आपकी जंग हो रही हो। वो तो कहते हैं कि हमला करें। यानी आप ये देखिए, हौसियों ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसराइल से हमारी लड़ाई हो जाए। आप सोचे ना, एक तरफ वो 13,000 किलोमीटर की रेंज का अमेरिका के लिए एक मिसाइल बना रहे हैं जो वो सीधा जाकर मियामी बीच से लेकर दीगर जगहों पर हिट करेगा। नेक्स्ट वो अब ड्रोन बोट की तरफ आ गए हैं। उसके बाद मामला यहां तक नहीं रुकता, वो इससे भी ज्यादा अगले मरहले में जा रहे हैं। और अब उन्होंने काम ये किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया, और एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो असल में इस वक्त स्टेक पर लग गई हैं। सो इसराइल को इस बात का इस वक्त अंदेशा है कि एक तरफ तो यूएस डॉलर की वजह से उसकी पावर खत्म हो रही है, ये ड्रोन बोट हिट कर रहे हैं, और अब इंडियन ओशियन में जाकर अगर इन्होंने हिट कर दिया तो क्या इंडिया वहां पर जाएगा लड़ने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, जो मुल्क इनके साथ लड़ाई करेगा उसके साथ यही हशर होगा। अब आप सोचें, क्या इंडिया की जो नेवी है वो इसको वॉच नहीं कर रही? क्या ऑस्ट्रेलिया की नेवी वॉच नहीं करी, या जापान की नेवी नहीं वॉच करी? सारे वॉच कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खुशी आप जानते हैं किसको है? सबसे ज्यादा खुशी है चाइना को और रूस को। खुशी है कि देखो हमारे दुश्मन के साथ क्या हाल हो। और आप सोचें कि बताकर अगलों ने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी रूस ने बात की है कि भाई हम बताकर कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी हम हर उस बंदे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे जो अमेरिका का दुश्मन है। असल में रूस की अब एक स्ट्रेटजी बदली है। उसने कहा है कि बजाय बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनसे बातचीत करने के, हम छोटे छोटे या मलेशिया जो ग्रुप है उनसे क्यों नहीं बात करते? यानी जैसे इराक मलेशिया हो गया, ये यमन के हौसी। अब यमन के जो हौसी हैं वो बेसिकली है ईरान की प्रॉक्सी, लेकिन वो रूस के लिए एक डायमंड है, लॉटरी है, और ऐसी लॉटरी है कि आज से पहले ये लॉटरी कभी हमने देखी नहीं। अब वो जो रूट्स आपने बदले हुए थे कि आप लंबा रूट लेकर जाते थे 50 दिन बाद, सोचे 50 दिन के बाद आप लेकर जाएं और पता चले कि आपका 50 दिन के बाद भी शिप्स तबाह हो गए हैं, देन व्हाट नेक्स्ट? क्या करेंगे? देखिए, आम रूटीन में होता क्या है कि मिसाल के तौर पर एक बंदे का कंटेनर है, उसने तो अपनी इंश्योरेंस करवा ली है, अब उसने 100% क्लेम लेना है, उसके बाद उसने वैल्यू डिक्लेयर वो करते हैं, उस वैल्यू के
मुताबिक वो इंश्योरेंस भी पे करते हैं। तो जब आप वैल्यू के मुताबिक इंश्योरेंस पे करते हैं और उसके बाद आपका शिप तबाह हो जाता है तो आपको तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर इसराइल को जो माल जाना है या अमेरिका के थ्रू जाना है तो उसका क्या? यानी अमेरिका के पास इस वक्त करने के लिए क्या है? आप ये देखें ना कि ना उसके पास ड्रोन काम कर रहा है, ना उसके शिप्स काम कर रहे, एयरक्राफ्ट कैरियर वो लेकर भाग गए। दुनिया में खबर होनी चाहिए थी ये, लेकिन खबर क्या चल रही है दुनिया के अंदर? जी हमने वो यूक्रेन से मुआहदा कर लिया, जी समिट के अंदर ये हो गया, फलाना हो गया, अमेरिका ने फैसला कर लिया। ये करते करते सारी सूरत हाल। और मज़े की बात ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने G7 समिट में जो इनविटेशन आया था उससे इनकार कर दिया। उन्होंने बज़ाहिर कहा कि देखिए हमारे मुल्क में चूंकि हज हो रहा है तो मैं उसकी जिम्मेदारियां देख रहा हूँ, सो लिहाजा मैं नहीं आ सकता। अब इतना बड़ा झटका, क्योंकि सारे का सारा जो समिट था ये रूस के खिलाफ था, चाइना के खिलाफ था। तो इस सारी सूरत हाल में पैगाम बड़ा तगड़ा गया है बड़ी ताकतों को कि कौन कहां पर खड़ा है। खेल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।